एपिसोड नंबर 8। सांवलिया ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो बाकी साथी भी छलांगे लगाकर जीप में सवार हुए और जीप पूरी रफ्तार से एक तरफ रवाना हो गई। बारिश और रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए कांतिलाल बड़ी जल्दी जीप को खतरे के मकाम से निकाल ले गया था। उसने शेरखान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, फिक्र ना करो, पुलिस अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेरखान ने तशक्कुराना अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहा, अगर आप लोग ना आते तो मैं वहाँ से नहीं निकल सकता था। कांति ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बच्चू, हमें तो आना ही था। शेरखान को अभी तक ये इल्म नहीं था कि उसको वहाँ से निकालने वाला इंडिया का मशहूर और बहादुर डाकू भूपत है। जीप बारिश और अंधेरे में भागी जा रही थी। पुलिस के गार्ड भी उनकी तलाश में निकल आई थी, मगर ये लोग पुलिस की पहुंच से दूर निकल गए थे। गोदाम के बाहर कांतिलाल ने जीप रोककर एक तरफ खड़ी कर दी और शेरखान को गोदाम के अंदर एक जगह बिठा दिया। थोड़ी देर बाद भूपत अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गया। वो आते ही बोला, कांति, अब हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। हम शेरखान को लेकर रातों रात अपने डेरे की तरफ निकल जाना चाहते हैं। पीछे अगर पुलिस आई तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना होगा। कांतिलाल ने कहा, दादा, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे वास्ते तो जान भी हाजिर है। भूपत ने कहा, मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है कांति, मुझे इस बात की जरूरत है कि तुम पुलिस को गलत रास्ते पर डाल दो। कांति ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम निकल जाओ। वो सब एक ही जीप में घुसकर बैठ गए। रतलाम शहर के गली कूचों में बारिश का पानी बह रहा था। डाकुओं की जीप शहर से हटकर वीरान इलाके से गुजरती हुई चली जा रही थी। उन्होंने रेलवे फाटक क्रॉस किया और जीप कच्चे रास्ते पर आ गई जो खेतों के बीच से जाता था। आधे घंटे बाद खेत के पार जीप उस जगह आकर रुक गई जहाँ से घने जंगल का सिलसिला शुरू हो जाता था। भूपत समेत सारे डाकू और शेरखान वहाँ उतरे। भूपत ने कांति से कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म, हम जाते हैं। भूपत ने शेरखान को साथ लिया और अपने साथियों को इशारा किया। तारीख रात के पिछले पहर मूसलाधार बारिश में गुंजान अंधेरे में वो जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में आते ही भूपत ने इत्मीनान का सांस लिया। वहाँ पर भूपत को तहफ्फुज़ का एहसास हुआ था। जंगल ने हमेशा भूपत का साथ दिया था और उसे अपने दामन में पनाह दी थी। मुसलसल चलते रहने का नतीजा ये निकला कि वो सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही एक वीरान देहाती स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन पकड़ी और खेदा आ गए। उस वक्त तक दिन के 11 बज चुके थे और बारिश भी थम गई थी। भूपत और उसके साथी बड़े चौकस होकर सफर कर रहे थे। खेदा स्टेशन से वो एक बार फिर जंगल में दाखिल हो गए, मगर ये उनका अपना जंगल था जहाँ भूपत का डेरा था। जिस वक्त डाकुओं की ये पार्टी अपने डेरे पर पहुंची, सूरज की रोशनी मगरबी उफक पर बादलों के पीछे सिमट रही थी। डेरे में भूपत के आदमियों के आने का शोर हुआ तो रूबी कोठरी से बाहर आ गई। उसकी निगाहें शाम के मलगुजे अंधेरे में शेरखान को तलाश कर रही थीं और शेरखान भी रूबी के चेहरे को ढूंढ रहा था। दूसरे लम्हे उन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। भूपत शेरखान को लेकर रूबी के पास आया। लो बेटी, मैं तुम्हारी अमानत ले आया हूँ। रूबी और शेरखान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भूपत ये कहकर वहाँ से हट गया कि तुम दोनों बैठकर बातें करो। खाना और चाय तैयार होने लगी। शेरखान और रूबी कोठरी के बाहर चारपाई पर बैठे बातें करने लगे। शेरखान ने जो पहला सवाल रूबी से किया वो ये था कि ये लोग कौन हैं। रूबी ने उसको सब कुछ बता दिया और शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी कहानी सुना दी कि वो किस तरह राजस्थान में बदकिरदार राणा जयसिंह को कत्ल करके भागी और फिर कैसी कैसी परेशानियां उठाने के बाद भूपत डाकू की पनाह में आई। फिर उसने उसे अपनी बेटी कैसे बनाया। शेरखान ने कहा, भूपत जिस तरह मुझे वहां से निकाल कर लाया है, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। रूबी ने कहा, मुझे यकीन है भूपत अब हमें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करवाकर पाकिस्तान भी पहुंचा देगा। शेरखान ने राजदारी से कहा, मगर रूबी, मैंने जोधपुर की कच्ची आबादी वाली मस्जिद के कब्रिस्तान में जो दौलत डॉलरों की शक्ल में छुपा दी थी, उसका क्या बनेगा? क्या वो हम इंडिया में ही छोड़ जाएंगे? उसी की मदद से तो मैं पाकिस्तान जाकर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। रूबी कुछ सोचने लगी, फिर बोली, हम इसका जिक्र भूपत से जरूर करेंगे। हो सकता है वो ये रकम निकलवाने के लिए अपने किसी आदमी को वहाँ भेज दे। मुझे उसने अपनी बेटी बना लिया है। मेरी खातिर बड़े से बड़ा खतरा भी वो मोल ले सकता है। रूबी, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें यहाँ भूपत डाकू जैसा अजीम इंसान मिल गया। जरा सोचो, अगर ये शख्स तुम्हें ना मिलता तो इस वक्त हम ना जाने कहाँ होते। सामने से भूपत राइफल कंधे से लटकाए उनकी तरफ आया और मुस्कुराते हुए बोला, वीरम, चाय लाया है, जब तक रोटियां भी पक जाएंगी। भाई तुम मुसलमान हो और गोश्त खाते हो, मैं भी गोश्त बड़े शौक से खाता हूँ। इस वक्त हांडी में मुर्गे ही पक रहे हैं। वो हंसता हुआ चारपाई पर बैठ गया। तब रूबी ने भूपत को मस्जिद के कब्रिस्तान में छुपाई गई रकम के बारे में सारी बात बता दी। भूपत ने कहा, यह कोई मुश्किल बात नहीं है शेरखान, तुम मेरे आदमी को कब्र का ठीक ठीक निशान बता देना, वो वहाँ से रकम निकाल कर ले आएगा। शेरखान बोला, दादा, उसके बाद हम जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान पहुँच जाना चाहते हैं। क्या आपके आदमी हमें बॉर्डर क्रॉस करा देंगे? भूपत हंसा, घबराते क्यों हो यार, तुम मेरी बेटी के मंगेतर हो, इस हिसाब से मेरे होने वाले दामाद हो। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। इत्मीनान रखो, मैं खुद तुमको पाकिस्तान के इलाके में छोड़ आऊंगा। रूबी और शेरखान के चेहरे खुशी से खिल गए। वीरम ग्लासों में चाय ले आया तो भूपत ने वीरम को अपने सामने जमीन पर बिठाया और शेरखान से कहा, इसे समझाओ कि कब्रिस्तान वाली वो कब्र कहाँ है जिसके अंदर तुमने रकम छुपाई है। दादा, भूपत ने वहीं शेरखान को टोक दिया, तुम मुझे बाबा जान कहा करो, तुम भी मेरे बेटे हो। शेरखान ने भूपत को बाबा जान कहा और फिर बोला, वीरम को कब्र का पता नहीं चल सकेगा, मुझे उसके साथ जाना होगा। भूपत गौर करने लगा। वो बोला, तो फिर स्कीम इस तरह बनेगी कि हम लोग यहाँ से इकट्ठे चलेंगे, यानी तुम दोनों के अलावा
रूबी, वीरम और सावलिया के साथ गोरचा और देवकोट के दरमियान मदगढ़ के कब्जे के बाहर ठहरेंगे। मैं शेर खान को यहीं से लेकर जोधपुर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। वहाँ हम कब्रिस्तान में छुपाई हुई रकम निकाल लेंगे और फिर मदगढ़ में अपने बाकी साथियों से आन मिलेंगे और वहाँ से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कराने का काम शुरू हो जाएगा। रूबी ने इस खदशे का इजहार किया कि शेर खान जोधपुर के इलाके से ही फरार हुआ है, कहीं पुलिस की CID वालों से पहचान न ले। भूपत ने कहा, पुलिस वाले तो मुझे भी पहचान लेंगे। भूपत के सर के लिए तो हजारों रुपए का इनाम रखा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा माई का लाल पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ जो भूपत डाकू पर हाथ डाल सके। बेटी, तुम इस बात की फिक्र न करो कि शेर खान को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। हाँ, अगर शेर खान को कोई खतरा महसूस होता है तो वो बेशक जोधपुर ना जाए और मुझे कब्र का निशान बता दे। शेर खान बोला, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। आपके होते हुए मुझे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर मैं साथ ना गया तो आप कब्र को तलाश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हो सकता है वहाँ अब तक कुछ नई कब्रें भी बन गई हों। इसीलिए मेरा साथ जाना जरूरी है। तो फिर बेखौफ होकर मेरे साथ चलो। भूपत अपने बच्चों की हिफाजत करना जानता है। तुम अभी तक मुझे जानते नहीं हो। शायद रूबी बेटी भी मुझे पूरी तरह नहीं जानती। रूबी झट बोली, बाबा जान, आपकी बहादुरी, दिलेरी और किरदार की अजमत से भला कौन इनकार कर सकता है। अगर ऐसी बात ना होती तो आज मैं आपकी बेटी बनकर यहाँ ना रह रही होती। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। रात खाने के बाद भूपत डाकू ने सांवलिया से मशवरा शुरू किया। सांवलिया कहने लगा, दादा, इस सिलसिले में हमें मदगढ़ में देसा भाई के डेरे पर जाना होगा। प्रकाश वहीं होता है। प्रकाश इन दोनों को बॉर्डर पार करा सकता है। वो सारे सहराई रास्तों से वाकिफ है। भूपत ने सांवलिया की बात बड़ी तवज्जो से सुनी। फिर वो बोला, मेरा भी यही इरादा है, मगर तुम अपनी निगरानी में वीरम के साथ रूबी को लेकर देसा भाई के डेरे की तरफ कूच करोगे। मैं और शेर खान जोधपुर जाएंगे। फिर भूपत ने सांवलिया को समझाया कि वो जोधपुर शेर खान के साथ क्यों जाना चाहता है। सांवलिया मुतफक्किर होकर कुछ कहने लगा, मगर फिर कुछ सोचकर चुप हो गया। दूसरे दिन शाम गहरी होते ये लोग अपने डेरे से चल पड़े। वो सब के सब बीकानेर के देहाती लोगों जैसे हुलिये में थे। रूबी ने भी बीकानेरी देहाती औरतों वाली साड़ी पहन रखी थी। भूपत ने भी अपना हुलिया काफी बदल लिया था। ये कुल 5 आदमी थे, भूपत, वीरम, सांवलिया, रूबी और शेर खान। जंगल में काफी दूर तक उन्होंने घोड़ों पर सफर किया। फिर घोड़े वापस रवाना कर दिए और पैदल ही चल पड़े। वो बड़े मुख्तसर और खास रास्तों से होकर सफर कर रहे थे। जंगल के ऐसे रास्ते जो सिर्फ डाकुओं को ही मालूम होते हैं। इस बार वो खेदा रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं गए, बल्कि वहाँ से 6 कोस ऊपर की तरफ बानवाड़ा नाम के एक छोटे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में सवार हो गए। ये सारी ब्रांच लाइन के स्टेशन थे और अक्सर बेरौनक रहते थे। जिस गाड़ी में वो बैठे वो गोडवारे से होती हुई जोधपुर पहुंचती थी। सारी रात वो रेल में सफर करते रहे। गोदवाड़ का स्टेशन मुंह अंधेरे आया। यहाँ से वीरम और सांवलिया रूबी को लेकर भूपत डाकू और शेर खान से अलग हो गए। भूपत जोधपुर की ट्रेन में और दूसरी पार्टी पैदल ही स्टेशन की दूसरी तरफ से निकलकर मदगढ़ की सिमत रवाना हो गई। मदगढ़ वहाँ से काफी दूर था और पैदल तय नहीं किया जा सकता था, मगर सांवलिया और वीरम ने सब कुछ तय कर रखा था कि उन्हें क्या करना है। अभी तक वो ऐसे इलाके में थे जहाँ रेगिस्तानी इलाका भी था और कहीं कहीं सब्जा और केकर बबूल के दरख्तों के झुंड भी नजर आ जाते थे। दोनों रास्ते से वाकिफ थे। एक जगह बैठकर उन्होंने खुद भी रोटी खाई और रूबी को भी खिलाई। दिन निकल आया था। धूप में गर्मी और हिद्दत आ गई थी। पानी की 2 छागलें उन्होंने साथ ले ली थी। सांवलिया ने रूबी से कहा, बहन जी, हमें कुछ दूर पैदल ही जाना होगा। तुम थक तो नहीं जाओगी? नहीं, मैं नहीं थकूंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। सांवलिया ने उसके बाद वीरम से कहा, जमींदार की हवेली यहाँ से कितनी दूर होगी तुम्हारे ख्याल में? वीरम अंदाजा लगाकर बोला, थोड़ी देर बाद जमींदार की जमीनों पर हम जा पहुंचेंगे। वो उठे और एक खुश पगडंडी पर चल दिए। थोड़ी देर बाद वो एक मकाम पर संगलार टेकरियों से निकले तो सामने हरी भरी खेतियां और उनके पीछे कच्ची दीवारों वाला एक बड़ा सा गांव नजर आया। सांवलिया बोला, जमींदार का गांव तो आ गया, अब तुम बताओ, तुम जाओगे कि मैं जाऊं? मैं चला जाता हूँ, तुम्हें हवेली के वाड़े का पता नहीं है। ये कहकर वीरम उठा और खेतों में दाखिल हो गया। उसके जाने के बाद रूबी ने पूछा, ये कहाँ गया है भैया? सांवलिया की निगाहें वीरम का बराबर पीछा कर रही थी। वो उस पर से नजरें हटाए बगैर बोला, बहन जी, वीरम ऊँट लेने जा रहा है। ऊँटों के बगैर हम आगे सफर नहीं कर सकेंगे। दोपहर का वक्त था। सख्त तपिश पड़ रही थी। गांव पर सन्नाटा तारी था। गांव के जमींदार के नौकर चाकर भी हवेली की डेवड़ी और सामने दरख्तों के नीचे चारपाइयों पर सो रहे थे। वीरम को मालूम था कि उसे किस तरफ से जाना है। वो ऊँटों के बाड़े की तरफ बढ़ा। 3 ऊँट बाड़े के बाहरी दरख्तों की छांव में जुगाली करते मिल गए। वो दरख्तों के साथ बंधे थे। वीरम बड़ा चालाक आदमी था और जानवरों, खास तौर पर ऊँटों की आदातो खसाल से पूरी तरह वाकिफ था। वो पहले ऊँटों के करीब से होकर गुजरा, दरख्त के पास जाकर रुका और मुड़कर देखा। ऊँटों ने एक बार भी गर्दन उठाकर वीरम की तरफ नहीं देखा। इसका मतलब ये था कि ये ऊँट वीरम की बू से वाकिफ हो गए थे। फिर बड़ी एहतियात से एक ऊँट को लेकर खेतों की तरफ वो बढ़ गया। उसे चलता देखकर दूसरा और फिर तीसरा ऊँट भी पीछे चलने लगे। वीरम ऊँटों को दरख्तों के पीछे से लेकर इन टेकरियों की तरफ आ गया जहाँ सांवलिया और रूबी उसके इंतजार में थे। उन्होंने पहले ही वीरम को ऊँटों के साथ आते देख लिया था। रूबी ने सांवलिया से कहा, क्या ये अपने ऊँट है दादा? सांवलिया ने हंसकर कहा, इस इलाके के सारे ऊँट अपने हैं। यहाँ से ये लोग ऊँटों पर सवार हो गए। अब सफर आसान हो गया था।
सूरज ढल रहा था कि ये पार्टी सीताबहाव के रेगिस्तानी इलाके को अबूर करके रानासर के गांव से 2 कोस दूर देसाभाई के डेरे पर पहुंच गई। ये डेरा रानासर के सरहदी गांव से दूर संगलाख टीलों के दरमियान एक ऐसी जगह पर वाक़ था जहां फलाही और केकर के दरख्तों ने सायादार छत सी डाल रखी थी। दूर से 3 ऊंट सवारों को आता देखकर देसाभाई के 2 आदमी बंदूकें लेकर डेरे से बाहर निकल आए और केकरों की ओट में छुपकर बैठ गए। वीरम का ऊंट आगे आगे था। उसने डेरे की हुदूद में दाखिल होते ही बुलंद आवाज से कहा, देसाभाई को कहो हमारे जानवरों के वास्ते चारा दे दे। ये उन स्मगलरों का कोट था। जब ऊंट करीब आए तो देसाभाई के आदमियों ने वीरम और सावलिया को पहचान लिया। वो दरख्तों की ओट से निकल आए। वो दोनों से गले मिले। रूबी की तरफ देखकर एक ने पूछा, ये माल कहाँ से लूटा है? सावलिया ने उसे डांटते हुए कहा, ये अपनी माँ बहन है, आंखें नीचे करो। वो दोनों सावलिया से माफी मांगने लगे। उन्होंने रूबी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। डेरे की ठंडी कोठरी में देसाभाई सो रहा था। आवाजें सुनकर वो जाग पड़ा। वीरम और सावलिया को देखा तो पूछा कि भूपत, हमारा यार कहाँ है? वो साथ क्यों नहीं आया? और ये लड़की कौन है? सावलिया उसी वक्त देसाभाई के पास बैठ गया। नौकर ऊँटों को लेकर दूसरी तरफ निकल गए। रूबी और वीरम के आगे ठंडा शरबत प्यालों में भरकर रख दिया गया। सावलिया ने देसाभाई को सारी बात बता दी और बताया कि भूपत दादा भी शेर खान के साथ कल तक यहाँ पहुँच जाएगा। देसाभाई ने सारी कहानी सुनकर कहा, इंडिया का बॉर्डर पार कराना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ की बॉर्डर फोर्स के आदमी हमारे साथ मिले हुए हैं। मुश्किल पाकिस्तानी बॉर्डर की है। उनकी बॉर्डर फोर्स के जवान आदमी को देखते ही गोली मार देते हैं। सावलिया ने पूछा, प्रकाशु बॉर्डर क्रॉस नहीं करा सकता? वो तो सारे रास्ते जानता है। देसाभाई बोला, पहले कुछ नरमी थी, अब सख्ती हो गई है और मेरा ख्याल है कि प्रकाशु भी पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस नहीं करा सकेगा। वो गांव गया हुआ है, अभी आ जाएगा तो उससे बात कर लेना। शाम के वक्त प्रकाशु भी गांव से वापस आ गया। वीरम और सावलिया से मिलकर वो बड़ा खुश हुआ। सावलिया उसे एक तरफ ले गया और सारी बात समझाई। प्रकाशु और सावलिया कोठरी के बाहर एक लकड़ी के शिकस्ता तख्ते पर बैठ गए। देसाभाई भी वहीं बैठा था। उसने प्रकाशु की तरफ देखकर पूछा, क्यों रे प्रकाशु, क्या कहते हो तुम? प्रकाशु पक्की उम्र का बड़ी बड़ी राजपूतों जैसी मूछों वाला स्मगलर था। वो बोला, दादा तुमने सावलिया को जो कुछ बताया है वही मैं भी कहूंगा। देसाभाई कहने लगा, अकेले मर्द का मामला होता तो मैं कहता कि चलो खतरा मोल ले लेते हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर पुलिस की गोलियों से बच गए तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। वो गोली लग गई तो उसकी किस्मत, मगर उसके साथ एक औरत भी जा रही है। इस बेचारी को क्यों मरवाओगे? वो तो रेत पर ज्यादा दूर तक भाग भी नहीं सकेगी। प्रकाशु ने कहा, ये दोनों स्मगलर तो है नहीं, दोनों मुसलमान हैं, इंडिया के मुसलमान भी नहीं है। तुम कहते हो कि ये मुल्क बर्मा से आए हैं, पाकिस्तान जाकर रहना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा यह है कि मैं इन दोनों को इंडिया का बॉर्डर पार करा देता हूँ। पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब पहुँचते ये दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं और अपने आप को पाकिस्तानी चौकी के हवाले कर दें। वहाँ उन पर गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होने के जुर्म में थोड़ी सी सजा हो जाएगी। सजा देने के बाद ये वहाँ की हुकूमत पर साबित कर दें कि वो लोग स्मगलर नहीं है और मुल्क बर्मा से आए हैं और पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि उनको वहाँ रहने की इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी स्मगलर या जासूस नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा? सावलिया ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। रूबी और शेर खान में से कोई भी स्मगलर है ना जासूस। उन्हें पाकिस्तान में पनाह मिल जाएगी, लेकिन इस बारे में भूपत दादा से मशवरा करना जरूरी है। वो जोधपुर के रास्ते शेर खान को लेकर कल या परसों किसी वक्त यहाँ डेरे पर पहुंच जाएगा। फैसला उसके आने पर ही होगा। ठीक है, जब तक तुम लोग आराम से यहाँ रहो। देसाभाई ने मुस्कुरा कर कहा और फिर सब लोग बातें करने लगे। इन लोगों को हम इसी जगह छोड़कर भूपत और शेर खान की तरफ चलते हैं और ये मालूम करते हैं कि उन पर क्या गुजरी। भूपत और शेर खान ट्रेन में सफर करते खैरियत से जोधपुर पहुंच गए। एक तो ट्रेन पैसेंजर थी, दूसरे रात का वक्त था। रास्ते में कोई गैर मामूली वाकया पेश न आया। ट्रेन दिन के वक्त जोधपुर पहुंची थी। दोनों ही पुलिस को मतलूब थे। दोनों के लिए खतरनाक तरीन इलाका था और दोनों ही हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह चौकस थे। उन्होंने भरे हुए रिवॉल्वर अपने कपड़ों में छुपा रखे थे। भूपत के पास तो खंजर भी था। जोधपुर भूपत के लिए नया इलाका न था। वो इस शहर और शहर के गिरदोनवा के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। स्टेशन के बाहर काफी रौनक थी। कुछ पुलिस कांस्टेबल भी नजर आते थे, मगर शेर खान और भूपत देहाती लिबास में वहां से निकल गए। शेर खान को शहर से बाहर पुरानी मस्जिद की तरफ जाना था। वो एक तरफ होकर सड़क के किनारे किनारे रवाना हुआ। भूपत चारों तरफ से बाखबर उसके साथ साथ चल रहा था। शेर खान भूपत को रेलवे लाइन की तरफ ले आया और इसी तरफ से गुजरकर जुनूब मशरिक की एक छोटी सी बस्ती के कोने वाली मस्जिद में गया, जिसके अकब में एक पुराना कब्रिस्तान था। भूपत ने चलते चलते पूछा, तुम्हें रास्ता याद है न शेर खान? शेर खान ने इस बात में सर हिला दिया। रेलवे लाइन के साथ साथ कुछ दूर तक चलने के बाद बाएं तरफ शेर खान को वो बस्ती नजर आ गई। वो लाइन से उतरकर बस्ती की तरफ हो लिया। भूपत ने एक बार मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। उसने दूसरी बार गर्दन ना घुमाई और बिल्कुल सीधा अनजान बनता चला गया। इस बाबत शेर खान से भी उसने कोई जिक्र ना किया। भूपत एक तजुर्बेकार डाकू था और पुलिस वालों को 7 पर्दों में और 1 मील के फासले से भी पहचान लेता था। बस्ती के कोने में एक अहाते की पुरानी ईंटों वाली 4 दीवारी थी, जिसमें से मस्जिद के मीनार उभरे हुए थे। शेर खान बोला, यही मस्जिद है दादा, इसके पीछे पुराना कब्रिस्तान है।
भूपत ने कोई जवाब ना दिया। उसकी सारी तवज्जो अपने पीछे आने वाले मुश्तबा आदमी की तरफ थी। मस्जिद के अहाते में दाखिल होने के बजाय शेर खान अहाते की पिछली दीवार की तरफ मुड़ा, जहां कब्रिस्तान का छोटा दरवाजा था। यहाँ मोड़ मुड़ते वक्त भूपत ने गर्दन खुजाने के बहाने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी उनके पीछे चला आ रहा था। उसने तंग पैजामा और सतरी पहनी हुई थी, सर पर कांग्रेसी टोपी। उसके सर पर कांग्रेसी टोपी देखकर भूपत का खून गुस्से से खौलने लगा। ये इलाका सुनसान था, कोई खेत खलियान भी नहीं था। सामने एक रेतीला मैदान था। बाग की चार दीवारी में कुछ दरख्त जरूर थे। उनके बीच में एक तरफ मस्जिद थी और बाकी हिस्से में कब्रें बनी थी। उन्हीं कब्रों में से किसी एक कब्र में शेर खान ने तकरीबन $1.25 के करेंसी नोटों की थैली एक प्लास्टिक के थैले में डालकर छुपा दी थी। शेर खान कब्रिस्तानी बाग के छोटे दरवाजे में से दाखिल हुआ तो भूपत ने कहा, तुम मस्जिद में जाकर बैठो, खबरदार बाहर ना आना, मैं अभी आता हूँ। शेर खान ने हैरानी से पूछा कि बात क्या है, पर भूपत ने उसे धकेलकर मस्जिद के अंदर कर दिया। जो मैं कहता हूँ वो करो, जल्दी चले जाओ। शेर खान समझ गया कि कोई गड़बड़ हो गई है। वो कब्रों में से गुजरता मस्जिद की तरफ बढ़ा। उसने कब्रों में से वो कब्र भी देख ली थी जिसके नीचे $डॉलरों का थैला दबाया था। ये कब्र वैसी की वैसी थी, सिर्फ उसके बाएं जानिब 2 और नई कब्रें बन गई थी। वो मस्जिद के सहन में आकर एक तरफ बैठ गया। इधर भूपत दौड़कर कब्रिस्तान के एक दरख्त की ओट में उगी हुई झाड़ी में छुपकर बैठ गया। उसने जेब से खंजर निकालकर अपने सीधे हाथ में पकड़ लिया था। उसकी आंखें दरवाजे पर लगी थी। कुछ ही देर बाद दीवार की दूसरी जानिब आहट हुई, जैसे कोई खुश्क पत्तों पर चल रहा हो। फिर वही कांग्रेसी टोपी वाला आदमी कब्रिस्तान के अहाते में दाखिल हुआ। भूपत ने उसे गौर से देखा। वो 40-45 साल का एक मजबूत जिस्म वाला आदमी था। वो मशकूक अंदाज में इधर उधर देखने लगा, जैसे भूपत और शेर खान को ढूंढ रहा हो। फिर उसे सामने कब्रिस्तान का दूसरा मस्जिद वाला छोटा दरवाजा नजर आया। वो उस तरफ चल पड़ा। भूपत को खतरा महसूस हुआ कि कहीं वो शेर खान से ना उलझ पड़े। उसका ख्याल था कि शेर खान आसानी से उसके काबू में आ जाएगा और अगर शेर खान ने फायर करने की गलती करती तो मामला खराब हो जाएगा। बस्ती के लोग वहां जमा हो जाएंगे। हो सकता है कि फिर वहां पुलिस भी आ जाए। फिर सारे का सारा मंसूबा धरा रह जाएगा। भूपत जल्दी से दरख्त की ओर से निकला और कब्रों से गुजरते इंटेलिजेंस वाले को आवाज देकर कहा, ए भैया, कहाँ जा रहे हो? जरा बात तो सुनो। वो आदमी रुक गया। उसने पलटकर भूपत को देखा। वो जोधपुर पुलिस इंटेलिजेंस का बड़ा तजुर्बेकार अफसर रामदास था। अगरचे भूपत देहाती हुलिये में था, मगर रामदास की तेज और काबी नजरों ने उसे इस हुलिये में भी पहचान लिया था। वो उन दोनों को मुश्तबा आदमी समझकर उनके पीछे लगा था। ये बात तो उसके वहमो गुमान में भी ना थी कि उसका आमना सामना भारत के सबसे बड़े डाकू और कातिल भूपत से हो जाएगा। पहले तो वो घबरा सा गया। उस पर एक हैबत सी तारी हो गई, लेकिन आखिर को वो एक पुलिस अफसर था। उसकी ट्रेनिंग बड़े सख्त माहौल में हुई थी। बड़ी जल्दी उसने अपने हवासों पर काबू पाया। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही खुशाइंद ख्याल था कि अगर उसने भूपत को शदीद जख्मी करके गिरफ्तार कर लिया तो ना सिर्फ उसे इनाम की भारी रकम मिलेगी बल्कि उसकी तरक्की भी हो जाएगी। रामदास की जेब में भरा हुआ पिस्तौल मौजूद था। भूपत के सामने आकर रामदास ने हाथ जोड़कर बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज, मैं परदेसी हूँ, रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। भूपत ने कहा, अरे भैया, तुम्हें रहने के लिए कब्रिस्तान ही मिला था क्या? बोलो, कौन हो तुम? रामदास ने घिघिया कर कहा, महाराज, ये देख लीजिए, मेरे पास रेल का टिकट है। उसके साथ ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला। भूपत को अनाड़ी नहीं था कि उसे जेब में हाथ डालकर बाहर निकालने की मोहलत देता। जब उसे यकीन हो गया था कि ये आदमी पुलिस का है और उसे ये भी यकीन था कि इसकी जेब में असलहा होगा, चनाचे जो ही रामदास ने जेब में हाथ डाला, भूपत ने उसके पेट पर इतने जोर से लात मारी कि रामदास वहीं दोहरा हो गया। भूपत ने झपट कर उसके हाथ को जेब के अंदर ही दबोच लिया और ऊपर दूसरे हाथ से खंजर का भरपूर वार उसकी पसलियों में किया और खंजर को नीचे उसकी नाफ तक खींचकर झटके से बाहर निकाल लिया। भूपत ने बिजली की सी तेजी से CID वाले का वो हाथ बाहर निकाला जो उसने पिस्तौल वाली जेब में डाल रखा था और उसे दूसरी तरफ लुढ़का दिया। रामदास की अंतड़ियां बाहर निकल आई थी। वो उठने लगा तो भूपत ने उसे लात मारकर गिरा दिया और खंजर का दूसरा वार उसकी गर्दन पर किया, जिससे उसकी आधी गर्दन कट के रह गई। भूपत ने रुमाल से खंजर साफ करके जेब में रखा और अहाते के दोनों दरवाजों की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। रामदास की आवाज तक ना निकली। उसकी लाश जरा सी तड़प कर ठंडी हो गई। भूपत ने लाश की तलाशी ली तो वहां से एक भरा हुआ सरकारी पिस्तौल और रामदास की पासबुक, शनाख्ती कार्ड वगैरह निकला। ये पुलिस का शनाख्ती कार्ड था जिसको भूपत अच्छी तरह पहचानता था। उसने चीजों को अपनी सतरी की जेब में डाल लिया और रामदास की लाश पर इधर उधर से मिट्टी और सूखे पत्ते उठाकर डाल दिए। फिर वो मस्जिद में आया। शेर खान वहाँ एक तरफ छुप कर बैठा था। भूपत को देखकर वो मस्जिद से बाहर आ गया। क्या हुआ दादा, कोई हमारे पीछे लगा था? भूपत ने बेनियाजी से कहा, हाँ, एक आदमी लगा था, उसे मैंने ठिकाने लगा दिया है। अब तुम आओ और बताओ कि वो कब्र कहाँ है। शेर खान ने भूपत को आगे चलने के लिए कहा और कोने वाली कब्र के पास आकर बैठ गया। उसने कब्र को पहचान लिया था। ये कब्र बैठी हुई थी। उसमें सिरहाने की तरफ जो सुराख था उसे झाड़ झंकार ने बंद कर दिया था, मगर शेर खान ने उसके अंदर हाथ डाल दिया। वो अपना बाजू कंधे तक कब्र के अंदर ले गया। हाथ जब बाहर निकाला तो प्लास्टिक का एक पैकेट उसके साथ था। उसने उसे खोल कर देखा। डॉलरों की गड्डियां वैसी की वैसी ही महफूज थीं। भूपत ने प्लास्टिक का पैकेट शेर खान से लेकर अपनी कमीज के अंदर कमर के साथ बांध लिया और शेर खान से बोला,
वापस चलो। वो कब्रिस्तान से निकले तो सीधा रेलवे लाइन की तरफ जाने के बजाय रेत के टीलों की तरफ हो गए। रास्ते में उसने शेर खान को रामदास का पिस्तौल और शनाख्ती कार्ड दिखाया और बोला, वो पुलिस का आदमी था, हमें मुश्तबा समझकर ताक़ुब कर रहा था। ये हमारे सारे किए धरे पर पानी फेर सकता था। इसका मतलब यह कि रेलवे स्टेशन पर खुफिया पुलिस के आदमी मौजूद हैं, वरना ये हमारे पीछे न लगता। अब हम रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जाएंगे, अगले स्टेशन से गाड़ी पकड़ेंगे, वहां तक किसी लारी या तांगे पर बैठकर जाएंगे। इसी तरह बातें करते ये लोग टीलों और पुरानी बस्ती के ऊपर से होकर स्टेशन से काफी दूर दूसरी तरफ निकल गए। स्टेशन से कोई 2 कोस के फासले पर से उन्होंने रेलवे लाइन अबूर की और एक पगडंडी पर चलने लगे। वो रेलवे लाइन के साथ ही साथ चल रहे थे। उनके बाएं जानिब कच्ची सड़क थी। पीछे स्टेशन की तरफ से एक लारी आ रही थी। वो दोनों सड़क पर आ गए। लारी मुसाफिरों से भरी थी। भूपत ने इशारा किया तो वो रुक गई। ड्राइवर ने मुंह बाहर निकालकर कहा कि छत पर अगर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ। भूपत ने कहा, ठीक है भैया। वो दोनों मोटर की छत पर बैठ गए। मोटर चल पड़ी। भूपत को यहाँ से बाटोवारा के स्टेशन तक जाना था, जहाँ से गाड़ी पकड़कर मदगढ़ तक ट्रेन में सफर करना था। उसके आगे देसाभाई के सरहदी गांव तक सहराई सफर था।